वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मैसेज 02। मैं अरुण चौधरी। हम हमारी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए कुछ प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो परीक्षा है उसमें जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के, उस पर कुछ संभावित प्रश्नों का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न। ठीक है, आपको प्रश्नों को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताते जाना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए हल करिए। क्या है पहला प्रश्न? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 144 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब आपको एक ऐसी छोटी संख्या पता करनी है जिसमें 144 से गुणा करे तो जो उत्तर आए वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में। वर्ग किसे बोलते हैं? जैसे 2 की घात 2 तो बराबर 4, तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है, तो 144 में देखो हमारे प्रश्न ने बोला है छोटी से छोटी। छोटी से छोटी का मतलब होता है कि जो चारों विकल्प में है उसमें सबसे छोटी संख्या से गुणा करते हैं। फिर हम देखेंगे क्या वो किसी का वर्ग है। अगर है तो हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं है तो उससे बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे। अगर वो है तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा प्रश्न है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 144 से गुणा करने पर प्राप्त उत्तर पूर्ण वर्ग हो। तो हमारे विकल्प में सबसे छोटी संख्या है 2, तो हम 2 से गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। क्या 288 किसी संख्या का वर्ग है? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर क्या करेंगे हम? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्या है? उससे बड़ी क्या है? 3 का गुणा करेंगे। 3 चौक 12 हासिला 1, 3 चौक 12 और 13 3 हासिला 1, 3 एकम 3 और 1 4। क्या 432 किसी का वर्ग है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 484 है, 441 है। ठीक है, लेकिन 432 नहीं है। ठीक है, 441 किसका है? 21 का है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 कैंसिल हो गया, विकल्प नंबर बी हो गया। अब किसका नंबर है? सी का। क्या करेंगे? 144 में किसका गुणा करेंगे हम? 4 का। 4 चौक 16 हासिला 1, 4 चौक 16 और 17 के साथ हासिला 1, 4 एकम 4 और 1 5। क्या 576 किसी संख्या का वर्ग है? क्योंकि देखो आपको 25 तक वर्ग याद है, तो आपको पता है कि 576 किसी संख्या का वर्ग है, तो ये 24 का वर्ग होता है। 576, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमें उत्तर मिल चुका है, इसलिए हम इसमें 5 से गुणा करके नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्या है? 3 संख्याओं का औसत 12 है। देखो आपके जो प्रश्न है उसमें 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, वो संख्या हमको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत दिया है, उनमें से 2 संख्या 15 और 13 है। ठीक है भाई, उसने देखो 3 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है? 1 2 और 3 संख्या है, उसमें से उसने 2 संख्या दे रखी है 15 और 13 दे रखी है। तो आपको पता करना है तीसरी संख्या क्या होगी। इन तीनों संख्याओं को उसने औसत दिया है। औसत कितना दे रखा उसने? कितना दे रखा आपके सवाल ने? 12 दे रखा है। ठीक है, औसत कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, देखिए आपके सवाल ने 2 संख्या भी दे रखी है, औसत भी दे रखा है 3 संख्याओं का, और पूछा है कि जो तीसरी संख्या है वो क्या होगी। तो देखिए जब 3 संख्या है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो जो तीनों संख्याओं का योग होता है, ठीक है, तो हम इस औसत में 3 का गुणा कर देते, तो कितना हो जाएगा? 12 36। तो ये तीनों संख्याओं का योग होता है, तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों का जो योग है वो 36 है। ठीक है, ये कैसे आया? मैंने 12 में 3 का क्यों गुणा किया? क्योंकि मेरे पास 3 संख्या है। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 संख्या होती तो मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर देता, तो 4 संख्याओं का योग आ जाता।
मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 संख्या होती तो मैं इसमें 5 का गुणा कर देता, तो 5 संख्याओं का योग मुझे मिल जाता। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 संख्या है इसलिए मैंने 3 का गुणा कर दिया, तो जो हमको मिला वो तीनों का योग होगा। जब इन तीनों का योग होगा तो बताओ इन दोनों का मान पता है, 15 + 13 + x, इन तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं x मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या मान लो x है। ये सब किसके बराबर है? 36 के बराबर है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा हमारा 36 आएगा। चलिए 15 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 + x बराबर कितना हो जाएगा 36। अब ये 28 प्लस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 36 में से हम 28 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो तीसरी संख्या जो मिली है वो क्या मिली हमको? 8 मिली है। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकांश जो बच्चे हैं इसका आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, आगे समझ में कि जब भी संख्या दे रखे और उसमें एक संख्या गायब है और उनका औसत दे रखे तो जो सभी संख्याओं को जो योग होता है उसमें क्या करते हैं? हम औसत में गुणा कर देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 संख्या होती और उसने 3 संख्या दे रखी, एक संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं? इस 12 में 4 का गुणा कर देते हैं तो वो चारों संख्याओं का योग आ जाता है। ठीक है, अगली बार जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे हल करना है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। एक क्या है? एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जब भी हम वर्ग या आयत की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ग या आयत को बना लेना। ठीक है, उसने बोला एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, वर्गाकार किसे बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम बोलते हैं वर्गाकार। जिसकी चारों भुजाएं जो बराबर होती है उसे हम बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, तो ये वर्गाकार है। इसकी लंबाई उसने दे रखी है कितनी? 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। अच्छा बताओ, अगर ये वर्गाकार है, ये वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 मीटर होगा, और ये है तो ये भी 30 मीटर होगा। मतलब जो वर्ग होता है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है इसलिए जो एक भुजा का मान होता है वही हमारी चारों भुजाओं का मान होता है। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न क्या बोला उसने? उसके चारों, ठीक है, उसमें जो घास लगाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो घास लगाई जा रही है। ठीक है, इसमें घास लगा रहे हैं वो कुछ लोग। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जो खर्च है वो 40 पैसे प्रति मीटर है। 40 पैसे प्रति मीटर का मतलब होता है कि एक वर्ग मीटर का जो मूल्य जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 40 पैसा हो रहा है। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो मैं इस छोटे से वर्ग में मुझे घास लगानी है और यदि ये 1 मीटर है तो इसका जो खर्चा है वो 40 रुपये हो रहा है। तो हमारे सवाल ने पूछा है कि अगर इस पूरे जो मैदान है इसमें मुझे घास लगानी है तो कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि आपके सवाल ने 1 वर्ग मीटर का दे रखा है। ठीक है, 1 मीटर का दे रखा है, कितना दे रखा है? 40 पैसा दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्षेत्रफल से हमें पता चल जाएगा कि कितना ये कितना वर्ग मीटर है। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यही होता है। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। भुजा कितनी है? 30, तो वो भी कितनी है? 30, तो टोटल कितना हो गया? 900 वर्ग मीटर। ठीक है, 900 वर्ग मीटर हो गया। अब आपको 1 वर्ग मीटर की, ठीक है, मूल्य दे रखा है। 1 वर्ग मीटर में अगर आप घास लगाना चाहते हैं तो खर्चा 40 रुपये है, तो 900 वर्ग मीटर का लगाना है। क्योंकि हमें 1 का पता है, अधिक का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसका? 40 और 900 का। ठीक है, 1 वर्ग मीटर के लिए 40 पैसे, तो 900 वर्ग मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 40 गुणित 900 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 9 चौक 36,
ठीक है, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ये मैंने लगा दी 3। अब ये किस में आया है, क्योंकि देखो ये हमारा पैसा दे रखा है, तो ये भी आया है हमारा पैसा, ये भी क्या आया, हमारा पैसा आया है। ठीक है, अब इस क्या हमारे विकल्प में उपलब्ध है पैसा, 36,000 पैसा उपलब्ध है, नहीं है, उसमें हमें रुपए दे रखे हैं, तो इनको हम रुपए में बदलेंगे। तो जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग लगा देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 360 रुपये आ जाएगा। क्या 360 हमारे विकल्प में उपलब्ध है? देखिए 360 रुपये है उपलब्ध विकल्प में, बिल्कुल है, विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर डी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न को बड़े ध्यान से समझ लेना, उसने क्या बोला है, कैसे बोला है, हमने कैसे हल किया है। ठीक है, उसने एक वर्गाकार मैदान दे रखा है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा उसने बता रखा है कि 40 पैसे हैं, और आपसे पूछा है कि पूरे, देखो इसमें हम बाउंड्री पे कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, अगर इसकी बाउंड्री पे हम कुछ लगाते ये, ठीक है, या कोई तार लगाते या बाउंड्री पे अगर हम घास लगाते तो वो परिमाप निकालते हम। ठीक है, लेकिन हम इस पूरे मैदान में हम घास बिछा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर वो बोले कि इसके चारों ओर हमको घास बिछानी है, ठीक है, अगर आपका प्रश्न ऐसा होता कि इसके सिर्फ चारों ओर ही घास बिछानी है, अंदर घास नहीं बिछानी है, तो फिर हम इसका परिमाप निकालते। लेकिन अगर अंदर पूरे मैदान में हमको घास बिछानी है तो फिर हम इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 2 लड़के हैं, कौन है, एक राम है और एक श्याम है, उनकी क्या दे रखा है, आयु का अनुपात दे रखा है। आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। आगे क्या है, उनके आयु का योग 48 वर्ष है। अगर उन दोनों के आयु का जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा आएगा 48 वर्ष। तो उसने पूछा है कि राम की क्या आयु होगी। ठीक है, यही प्रश्न है, ये प्रश्न हम कल भी कर चुके हैं, बस प्रश्न ने थोड़ी सी भाषा को बदल दिया है। ठीक है, कल हमने जो 2 संख्याओं का किया था कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका गुणनफल ये है, उनका योगफल क्या है, बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, बस उसने आयु के रूप में इसको बदल दिया है। ठीक है, और दो नाम दे दिए आपके, राम और श्याम। ठीक है, बाकी आपका सवाल वही है। ठीक है, देखो मैंने बोला है कि जब भी 3:5 दे रखे, जब भी 3:5 दे रखे तो इसे हम क्या मान लेंगे, 3x, इसे हम क्या मान लेंगे, 5x। क्या यहाँ पे 2 संख्या दे रखी, क्या नहीं दे रखी, बल्कि 2 नाम दे रखे। तो बचाओ, 3 अगर आगे है तो पहले किसका नाम है, पहले राम का नाम है। ठीक है, तो ये राम आ गया। ठीक है, राम की आयु कितनी हो गई, 3x वर्ष, और श्याम की आयु कितनी हो गई, 5x वर्ष। अगर पहले राम जो शब्द है उसका नाम आया तो ये राम की आयु होगी। ठीक है, बाद में श्याम आया तो ये श्याम की आयु होगी। ठीक है, अब ये निकाल ली हमने, अनुपात में दे रखी थी, हमने वास्तविक वैल्यू निकाल ली, क्या मान लिया कि ये 3x है और ये 5x। मैंने बोला है कि जब भी ऐसा अनुपात में कोई सवाल आए आपको इसको 1 से मान लेना है 3x, इसको मान लेना है 5x। क्या बोला उसके, उनकी आयु का योग 48 वर्ष। ये जो आयु है इनका अगर हम योग करते हैं तो ये 48 वर्ष के बराबर होता है। यही बोला उसने कि अगर इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 48 वर्ष। चलिए x का मान निकालिए, 5 और 3 8x बराबर 48। ये इसके गुणे में है, उधर जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, 8 से भाग लगाएंगे, 8 × 40, 8 × 48, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो इस 6 का मान मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो 3, अब मैंने कल भी बताया था 3 और x के बीच में क्या संबंध है, तो गुणे का संबंध है। तो 3 × 6, 6 × 6 12, 6 × 18। फिर क्या बोला उसने, 5 गुणित x की जगह क्या रखना है वापस मुझे, 6, 6 × 5 30। ठीक है, तो ये आ गई राम की आयु 18 वर्ष और श्याम की आयु 30 वर्ष। तो विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्या है, 18 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष किसकी आ गई है, शाम की। अगर वो शाम की आयु भी पूछता तो हम इसको बता देते। अब देखो उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, उसने क्या बोला है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। राम और श्याम की जब आयु का योग करेंगे तो 48 वर्ष आएगा। तो देखो ये राम की है और ये श्याम की है, अगर इनको हमने जोड़ा तो 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट।
चलिए अगला प्रश्न 13,500 प्लस, ठीक है, 3 दहाई प्लस 6 इकाई बराबर क्या होगा। यही प्रश्न है आपका, ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हैं, या तो आप इसको 13,000 बोला तो 13,000 लिख दो, 500 बोला तो 500 लिख दो, दहाई की जगह दहाई लिख दो, 20 लिख दो और इकाई की जगह 6 लिख दो, सभी को जोड़ दो। ठीक है, क्या बोला उसने कि 13,000, तो मैंने लिख दिया 13,000। ठीक है, फिर उसने क्या बोला 500, ये लिख दिया मैंने 500। ठीक है, फिर उसने बोला 2 दहाई। देखिए 2 दहाई का मतलब होता है कि दहाई के स्थान पे 2 लिखना है, तो इकाई के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0। ठीक है, फिर क्या बोला 6 इकाई, तो ये इकाई के स्थान पे लिख दिया, इन सभी को जोड़ देंगे 6, 2, 5, 3 और 1, 13,526 विकल्प नंबर ए। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, और दूसरा देखो दूसरा हम क्या करेंगे कि जो हमारा विकल्प है पहला उसको लेंगे। ठीक है, ये हो गया 6 इकाई के स्थान पे है, बिल्कुल है, तो ये 6 हो गया इकाई के स्थान पे। क्या दहाई 3 के स्थान पे है, 3 दहाई पे है, उसी ने बोला कि 3 दहाई के स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, फिर 5 100 के स्थान पे होना चाहिए, 500 ही पढ़ेंगे, इसको 536 पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। और 13,000 होना चाहिए, तो इसको 1000 के रूप में ही पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं इसको हम 13,536, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये 100 और ये 1000 के स्थान पे, तो क्या आ गया विकल्प नंबर आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करिए। क्या दे रखा है, एक आदमी 1 घंटे में 16 रुपये कमाता। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, अगर वो 1 घंटे काम करता है तो 16 रुपये कमाता है। यदि वहाँ प्रतिदिन 6 घंटे काम करे, ठीक है, एक आदमी 1 घंटे का 16 रुपये लेता है। अगर 6 घंटा एक दिन काम करता है तो बताओ एक दिन के कितने रुपए बने। ठीक है, 1 घंटे का वो कितना ले रहा है, 16 रुपये ले रहा है। ठीक है, कमाता है, तो बताओ एक दिन में वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे का कितना हो जाएगा, 16 में हम क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे, 96 रुपये, मतलब वो एक दिन का 96 रुपये ले रहा है। ठीक है, हमें 1 घंटे का दे रखा था, क्योंकि वो 6 घंटा डेली काम करता है, इसलिए हमने 6 घंटे का निकाल लिया कि 6 घंटे में 96 रुपये कमाता है, मतलब ये एक दिन का हो गया। जब ये एक दिन का हो गया तो आपके सवाल ने क्या पूछा है कि 5 दिन में कितना कमाता है। जब एक दिन का पता हो और अधिक का पता करना हो तो क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो 96 में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 छंग 30, हासिल आया 3 और 5 नाम 45 और 3 48, 480 रुपये, मतलब वो कितना कमाएगा 480 रुपये, विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। हो गया स्पष्ट, कैसे आया, हमें 1 घंटे का पता था तो हमने 6 घंटे का निकाल लिया। अब वो एक दिन में 6 घंटे काम करता है, इसलिए 6 घंटे बराबर हो गया एक दिन, तो एक दिन में कितना कमा रहा है 96 रुपये, तो बताओ 5 दिन में कितना कमाएगा 480 रुपये। ठीक है, एक ये हो गया। देखो एक और भी एक तरीके से और इसको हल कर सकते हैं, कैसे कि देखो एक आदमी 1 घंटे में कितना कमाता है, 16 रुपये कमाता है। ठीक है, 1 घंटे में 16 रुपये कमाता, अच्छा 6 घंटे रोज काम करता है, एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है, तो बताओ 5 दिन में कितना काम करेगा वो, 5 दिन में 5 दिन में गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 घंटे काम करेगा। ठीक है, 5 दिन में कितना घंटे काम करेगा, क्योंकि एक दिन में वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो बताओ 5 दिन में कितने घंटे काम करेगा, टोटल 30 घंटे, क्योंकि हमें 1 घंटे का पता है कि 1 घंटे में 16 रुपये कमा रहा है, तो बताओ 30 घंटे में कितना कमाएगा, तो 16 में हम 30 का गुणा कर देंगे, 16 में 32 16 48, 480 रुपये, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 92 मीटर है। ठीक है, परिमाप दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो जब हमें परिमाप या क्षेत्रफल दे रखे वर्ग का तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, भुजा, और जब हम भुजा निकाल सकते हैं तो फिर उसका चाहे परिमाप निकालें या क्षेत्रफल निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आप सभी लोग कर पाएंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसको हल करिए पहले। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा उसने, ठीक है, और दिया है परिमाप, तो हम परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का
सूत्र लगा देंगे, ठीक है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक वर्ग दे रखा है, इसका उसने पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है उसका कि क्षेत्रफल क्या होगा, और हमें जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणित भुजा, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो वर्ग है इसके दो ही सूत्र होते हैं, या तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा या वर्ग का परिमाप होता है। चलो ये वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणित भुजा, यही है। पर उसने क्या किया है कि भुजा का मान नहीं देके पूरा ये परिमाप दे दिया है, तो जो वर्ग का परिमाप लिखा है इसकी जगह पे मैं कितना लिख दूंगा, 92। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं, 4 गुणित भुजा। अब मुझे इस भुजा का मान निकालना है, क्योंकि ये इसके गुणे में है, तो इधर कहाँ पे चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रि 12। तो भुजा मेरी कितनी आ गई, 23 मीटर आ गई, 23 मीटर आ गई भुजा। तो ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23। जब मेरे पास वर्ग की भुजा है तो क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अब 23 गुणित 23, ठीक है, यही आपका, ठीक है, क्या है भुजा, 23 गुणित 23। तो देखो अब आपको 23 में 23 का गुणा नहीं करना, आपको 23 और 23 का वर्ग याद है, कितना होता है, 529। तो ये आ गया 529 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिन लोगों ने बी बताया है उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें मैंने बोला है कि जब भी क्षेत्रफल पूछे तो हमें वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, मीटर की घात 2 उसके पीछे होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आएगा। ठीक है, 529 मीटर की घात 2, मीटर की घात 2 बोल दे या वर्ग मीटर बोल दे, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, किसी की भी घात 2 चढ़े तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल अलग प्रश्न है, घड़ी से संबंधित एक प्रश्न है। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, कोई भी एक घड़ी है 3 बजे उसमें, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों में पहले एक घड़ी बना लेंगे। ठीक है, देखो अब जो घड़ी होती है उसमें बिल्कुल यहाँ पे बजते हैं 12, और यहाँ पे बजते हैं 6, यहाँ पे बजते हैं 3 और यहाँ पे बजते हैं 9। ठीक है, ये बीच में एक बिंदु होता है जिस पे क्या करता है, जो ठीक है, मिनट सेकंड के जो कांटे होते हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखना हमने देखो एक से सब ये 12 के नीचे बिल्कुल 6 आएगा और 9 के सामने 3 आएगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने घड़ी देखी है। ठीक है, 12 के बिल्कुल सामने 6 होता है और 9 के बिल्कुल सामने 3 होता है। ठीक है, तो 12, 3, 6 और 9। ठीक है, यही है। ठीक है, अब हमारे सवाल ने क्या बोला है, यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, 3 बजे का मतलब होता है कि ये जो घंटे का है ये कांटा ये यहाँ पे रहेगा, और ये जो मिनट का है ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कहाँ पे रहेगा, बिल्कुल 12 पे रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि 3 बज चुके हैं, यही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड के कांटे की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में सेकंड के कांटे का कोई उपयोग ही नहीं, उसने कोई बोला ही नहीं कि सेकंड का कांटा 45 पे है कि वो 30 पे है, कोई मतलब नहीं। उसने बोला है कि आपकी घड़ी में बराबर 3 बज रहे हैं। 3 का मतलब है कि ये जो कांटा है ये बिल्कुल 12 पे है, और ये जो 3 ये जो ठीक है घंटे का कांटा है ये बिल्कुल 3 पे है। ठीक है, तो उसने बोला है तो मिनट, ये मिनट का कांटा है। ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे मिनट का कांटा बोलते हैं, जो थोड़ा छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो घंटे का कांटा होता है। के बीच का कोण क्या होगा, उसने पूछा है कि ये जो मिनट का कांटा है और ये जो घंटे का कांटा है इनके बीच का कोण क्या होगा। बता सकते हैं आप इनके बीच का कोण, क्योंकि देखो एक पूरी ऐसी लाइन है और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपको इनके बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा कोण बनेगा, हमारा 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। तो समकोण बिल्कुल बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसी आड़ी लाइन है। तो कोण कौन सा हो गया हमारा, 90 डिग्री समकोण बना रहा है। तो विकल्प नंबर बी हो गया इसका आंसर।
हो गया, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है और सवाल ने यही पूछा था कि इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है। और जब हमने कोण वाली क्लास पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है और उनके बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। कल ऐसा एक प्रश्न आया था घूम के कि विकर्ण की लंबाई पूछी थी एक आयत के, ठीक है। तो आयत के जो कोने होते हैं उनके बीच में भी कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये घड़ी वाला हो गया स्पष्ट, ठीक है। अब देखो प्रश्न और घुमा के भी आ सकते हैं, ठीक है। वो बोल दे कि ठीक है, जो घंटे का कांटा है वो 9 पे है और मिनट का जो घंटे का कांटा है वो 3 पे है और मिनट का 9 पे है, मतलब 3:45 बच रहे हैं। तो बताना कि इनके बीच में कोण कौन सा बन रहा है। तो देखो इनके बीच में कौन सा कोण है, 180 डिग्री, क्योंकि जो भी सीधी लाइन होती है वो कहाँ से होती है, 0 से लगा के 180 डिग्री होती है। तो देखो इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी कौन सा कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल नया प्रश्न था घड़ी के ऊपर, ठीक है। घड़ी में भी कोण पूछ सकते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्रम बताना है। श्रृंखला है, श्रृंखला को आपको पहचानना है कि श्रृंखला का जो क्रम है वो किस क्रम में आगे बढ़ रही है, ठीक है। फिर आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। क्या है श्रृंखला, मैं भी एक बार लिख देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 3 6 9। तो आपको इसका पद बताना है कि यहाँ पे अब कौन सा पद आएगा अगला, ठीक है। क्या आएगा अगला पद बताना आप लोगों को, क्रम को पहचानना, उसमें क्या है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इसको आपको पहचानना, ठीक है। तो देखो अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हैं और फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 3 6 9, तो कुछ संबंध दिख रहा है आपको इन संख्याओं के बीच में, क्या है। देखो अगर ये एक की टेबल लिखेंगे हम तो 1 एकम 1 1 2 2 3 ऐसे ही चलेगी बिल्कुल। फिर 2 4 6 ये 2 की टेबल है, फिर क्या है 3 6 और 9 ये 3 की टेबल है। तो बताओ अब क्या आएगा, 4 8 और 12 क्या हो जाएगी, 4 की टेबल हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 4812। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये टेबल के रूप में ही है, एक तो ये है पहचान की टेबल के रूप में, ये 1 की टेबल है, 2 की लिखी हुई है, ये 3 के 3 अंक लिखे हुए, ठीक है। शुरुआत के कौन कौन से अंक लिख रहे हैं, इसमें 3 अंक लिख रहे हैं। इसके बाद एक तरीका और भी है, कौन सा है, एक तो ये तरीका हो गया मैंने जो बताया कि एक उसमें टेबल के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे पहला अंक 1 है, यहाँ पे 2 है पहला अंक, यहाँ पे पहला अंक 3 है, तो 1 2 3, तो पहला अंक क्या आ जाएगा, 4। अब देखना यहाँ पे दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ 2 4 6, तो अब क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे पहला अंक 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, या तो मैंने जो बताया ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी हम पहचान के हल कर सकते हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट। तो आपकी जो श्रेणी है उसमें घुमा के प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न उसने अभाज्य गुणनखंड दे रखा है और पूछा है कि किसके बराबर होगा। जब भी आपका प्रश्न कुछ भी ऐसा दे दे और पूछे कि किसके बराबर है, किसके बराबर का तात्पर्य होता है कि उसको आपको हल करना है। अगर आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा तो प्लस को हल करना है, माइनस का चिन्ह दिख रहा तो माइनस को हल करना है, भाग का दिख रहा तो भाग को हल करना है, प्रतिशत दिख रहा तो प्रतिशत को हल करना है, भिन्न दे रखी तो उसको दशमलव में बदल देना। यही होता है बराबर का मतलब। सवाल अगर आपका ऐसा दे दे कि किसके बराबर है, मतलब उसका मान निकालना आपको, ठीक है। क्या करेंगे हम, सभी का आपस में गुणा कर देंगे। क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। इन सभी का क्या करेंगे हम आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे उत्तर आ जाएगा हमारा। पर देखो हमारा जो विकल्प है वो बिल्कुल अलग तरीके से दे रखे, ठीक है, उसमें बिल्कुल अलग तरीका दे रहा है। तो आप तो एक तरीका यही है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लो और फिर जो विकल्प है उनका आपस में उनको भी सोल्व कर लो, जो उत्तर आ गया बराबर वही हमारा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप विकल्प के अनुसार इसको हल करें, ठीक है।
तो आप पहले क्या करें, इसको पूरे को हल कर लें और फिर विकल्प को भी हल कर लें, तो जो विकल्प आपको मिला बस वही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्या रहता है कि जो आपका प्रश्न दे रखा है उसका अधूरा भाग ही वो वहाँ पे दे देते, ठीक है, उसको पूरा हल करने की हमें आवश्यकता नहीं होता, जैसा कि इस सवाल में किया है, ठीक है। चलो हो गया गुणा, क्या आया इसका आंसर, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 3 का करेंगे तो 24, 24 दूना 48, 24 या 72, कितना आया 72, और 5 5 10 5 15, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया। अब 15 में 72 का गुणा करेंगे, 15 दूना 30, हासिल है 3, 15 7 105 और 3 108, 1080, ठीक है। अब आप पहला विकल्प जो दे रखा है उसको हल करेंगे, 135 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजो 40, हासिल आया 4, 8 24 और 4 28, हासिल आया 2, 8 कम 8 और 2 10, तो ये 10,080 और 10,080 आई गया हमारा पहले विकल्प में, तो हमारा विकल्प नंबर ए हो गया है। इसका क्या हो गया, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रश्न जो आपके हैं वो घुमा के बिल्कुल आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। अपने उत्तर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। क्या है, हो गया हल 11 नंबर का, 11वां प्रश्न आपको हल करना है। चलो क्या दे रखा उसने, आदित्य के पास में 4,840 रुपये हैं, ठीक है। कितने हैं उसके पास टोटल रुपए, 4,840 रुपये हैं, ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ो, उसमें से उसने 35% खर्च कर दिया। अच्छा 4,840 रुपये हैं टोटल, उसमें से उसने 35% खर्च कर दिया है, तो उसके पास शेष कितने रुपए बचे, ठीक है। देखो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 4,840, इसका 35% खर्च कर दिया, तो 4,840 का 35% हम निकालेंगे, कितना होता है, ठीक है। इसके बटे में 0 लिखेंगे, अब काटेंगे 0 से 0, ठीक है। 500 तो 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, कितना बचा है यहाँ पे 242 गुणित 7, अब गुणा करेंगे, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 4 हंसला 1, 7 चौक 28 और 1 29, हंसला 2, 7 दून 14, 15 16, मतलब उसने 1,694 रुपये तो खर्च कर दिए। उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 4,840, उसमें से उसने खर्च कितना कर दिया है 1,694, तब उसके पास कितना बचा, तो हम 4,840 में से 1,694 रुपये को घटा देंगे, ठीक है। ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 4 गए तो 6, ये बचा यहाँ पे 3, ये हो गया 13, ये बचेगा 4, ये हुआ 7, 7 में से 6 गए तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3, कितना आ गया आंसर 3,146 रुपये उसके पास क्या बचे हैं, शेष बचे हैं, ठीक है। विकल्प नंबर बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके पास 4,840 रुपये थे, उसने 35% खर्च कर दिए, तो अब 4,840 का 35% कैसे निकालेंगे, तो 4,840 गुणित 35 बटे 100, तो ये इसका 35% निकल के आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का प्रतिशत जो निकालना, ठीक है, मान लो आपके सामने एक संख्या है 100, उसका बोल दिया कि 40% निकालो, तो 100 गुणित 40 बटे 100 यही हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भी प्रतिशत में दे रखे, प्रतिशत को हटा के हम क्या लिखते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे आंसर 3,146 रुपये उसके पास और शेष बचे हैं, विकल्प नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्या दे रखी है आपको, एक संख्या दे रखी है, क्या 30,000, ठीक है, 561, ठीक है, 30,561 उसने दे रखी है, ठीक है। इनका क्या बताना है, देखो आपके सामने एक संख्या क्या दे रखी है 30,561, यही आपके सामने एक संख्या दे रखी है। इसमें उसने स्थानीय मान पूछा है, पर उसने पूछा है कि ये जो 5 अंक है इसमें किस अंक का जो स्थानीय मान है
वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो देखो 1 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 आएगा, 6 का निकालेंगे तो 60 आएगा, 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 0 का हमेशा 0 ही आएगा, और 3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। बताना है आपको कि किसका स्थानीय मान सर्वाधिक है, मतलब जब हमने स्थानीय मान निकाला तो किस अंक का स्थानीय मान सर्वाधिक होता है। तो ये जो सबसे आगे वाला अंक होता है इसका स्थानीय मान हमेशा सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये आपको निकाल के नहीं देखना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हम 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1, ठीक है, 6 का निकालेंगे तो 60, 5 का निकालेंगे तो 500, 0 का 0 होता है और 3 का 30,000। तो जो सबसे पहला अंक जो होता है उसका स्थानीय मान संख्या में सर्वाधिक होता है। ठीक है, उस स्थान का मान ही सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था, हो गया हल। विकल्प नंबर ए इसका क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है विकल्प नंबर ए। ठीक है, जो सबसे आगे वाला अंक होता है उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये आज का थोड़ा सा कठिन प्रश्न है रेलगाड़ी वाला। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बता दिया, चाहे रेलगाड़ी की लंबाई दे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे, किसी पुल की लंबाई दे, वो सब दूरी ही कहलाता है हमारा। ठीक है, अगर वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, ठीक है, या फिर किसी पुल की लंबाई पूछे, ठीक है, या रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो अल्टीमेटली उसने क्या पूछा है, दूरी ही पूछा है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसने दूरी दे रखी है, मतलब जो भी लंबाई दे रखी है वो सब दूरी कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, उसने क्या दे रखा है, चाल बराबर कितनी दे रखी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये उसने चाल दे रखी है, जिस चाल उस एक रेलगाड़ी है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 21 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। फिर आगे पढ़ो, चाल चलती है रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, क्या दे रखी है उसने, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई उसने कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है। ठीक है, देखो मैंने पहले भी समझाया था, जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ किलोमीटर और मीटर हो रहा है, इन दोनों में ये दोनों आपस में सोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, या तो हमको इस मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा या इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, वो हम आगे प्रश्नों को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, पर इससे एक बात हमको पता चल गई कि इसको बदलना जरूरी है। ठीक है, आगे 400 मीटर एक लंबे पुल को, ठीक है, एक पुल दे रखा है, पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। तो उसने पूछा है कि ये जो पुल है इसको कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखो ये जो लंबाई है और ये लंबाई है, ये दोनों जुड़ जाएगी और ये सब किसके बराबर आ जाएगी, दूरी के बराबर। जोड़ो कितना, 300 प्लस 400 बराबर कितनी हो गई, हमारे पास दूरी कितनी है, 700 मीटर हमारे पास दूरी रहेगी टोटल। ठीक है, अब जब 700 मीटर दूरी है तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमें काय में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो बताओ चाल बराबर अभी कितनी है, 21, और ये जो किलोमीटर प्रति घंटे है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम काय से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। काटेंगे, 3 7 21, 3 छंग 18, क्या बचा ऊपर अपनी कट रहा है, 7 5 35/6 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपका ऐसा उत्तर आ रहा है बटे में तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चाल आ गई हमारी कितनी, 35/6। अब उसने पूछा है कि कितने समय में, ठीक है, कितने समय में पार करेगी, मतलब उसने क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय का सूत्र हमारे पास क्या होता है बताओ, दूरी बटे चाल, यही होता है हमारे पास समय का सूत्र। तो बताओ समय बराबर दूरी कितनी है हमारे पास, टोटल पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 700 मीटर। तो ये 700 लिख दी, बटे में चाल कितनी है, 35/6। देखो जब भी मैं यहाँ पे 35/6 लिखूँगा, क्योंकि मुझे 35/6 को बटे में लिखना है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे रह जाएगा। ठीक है, मुझे लिखना तो इसको नीचे, तो मैंने क्या किया है कि इसको हमेशा जब भी मैं सिर्फ बटे वाली संख्या को नीचे लिखूँगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, और नीचे वाली तो ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, अब काटेंगे, 5 से काटिए, 5 9 तो 35, ठीक है, 5 से फिर
4 को काटेंगे 5 से इसको 700 को, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो समय कितना आ गया 6 दूना 12, समय बराबर आ गया 120, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है 120, ठीक है। लेकिन 120 क्या है, मिनट है, घंटे है, क्या है, तो ये है सेकेंड, 120 सेकेंड। पर हमारे जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें तो 120 सेकेंड है ही नहीं, तो देखो उसमें मिनट जरूर है, तो हम ये जो सेकेंड 120 सेकेंड इसको काय में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। देखो 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 सेकंड का 1 मिनट और फिर 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास 2 मिनट हो गए। 2 मिनट है हमारे विकल्प में, तो हमारा उत्तर आ गया विकल्प नंबर सी, ठीक है। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर सी किया उनका बिल्कुल सही है। देखो ये प्रश्न उलझाने वाला था, ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल था, पर देखो मैंने बोला जहाँ पे भी लंबाई दिखे रेलगाड़ी वाले में वो सब दूरी मानी जाएगी, और जो किलोमीटर प्रति घंटे है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, और ये जो उत्तर आया हमारा 120 सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया है। अगर इस दूरी को किलोमीटर में बदलते तो ये घंटे में आता, ठीक है। फिर इसको हमारा अगर विकल्प नहीं मिलता तो फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना पड़ता। तो हो गया स्पष्ट, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को फिर से ऐसे सवालों को देख लेना, ठीक है। तो रेलगाड़ी में इससे ज़्यादा और कठिन सवाल आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे है ना सब डिटेल लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के हिसाब से आपको सब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा कैसे दूरी तो दूरी लंबाई तो दूरी बराबर 700, ऐसा भी सीधा हल कर सकते हैं। 4 बराबर 21/5/18 काट के 3 स्टेप में भी हो सकता सवाल, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने उसको ऐसा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ऐसा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ गए तो बिल्कुल एक स्टेप में भी आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 3.2 मीटर का 72 सेंटीमीटर कितना होगा, 3.2 मीटर, और उसने बोला 72 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि टोटल इतना है, कुल इतना है, तो ये बताओ ये कितना प्रतिशत हो गया, ठीक है। मान लो ये देखो प्रश्न घुमा के है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि देखो पहले तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इनका कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जो बड़ा दिया है वो मीटर होता है, इसलिए जो सेंटीमीटर है उसको हम काय में बदलेंगे, सबसे पहले तो मीटर में बदलेंगे। तो 3.2 मीटर, अब सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग लगा देंगे, काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.72 मीटर। अब देखो प्रश्न आपका पढ़ना, 3.2 मीटर का 0.72 मीटर कितना प्रतिशत होता है। मतलब उसने बोला है कि कुल 100 नंबर है, उसमें से यदि आपको 40 नंबर आए हैं तो बताओ आपको कितने प्रतिशत नंबर आए। आगे समझ में, कुल दे रखा है ये, उसमें से उसने बता रखा है ये, तो कुल को हमेशा कहाँ पे रखते हैं हम, नीचे रखते हैं। तो कुल हमारा क्या हो जाएगा 3.2 और ऊपर क्या हो जाएगा 0.72, गुणित क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब चलो दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, और दशमलव के बाद कितनी 2 तो 2, तो मतलब ये सब दशमलव हट गया मेरा, ठीक है। ये बचा, अब क्या ये दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, ठीक है। अब मैं इसको काटूँगा 2 से काटूँगा, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 8 16, ठीक है। 2 कम 2, 2 8 16, फिर 4 बचा, 2 चौक 8, 2 नाम 18, कितना बचा अभी भी मेरे पास 90/4, और इसको काट सकते हैं 2 दूने 4, 2 से 45, अब नहीं कट रहा है। अब भी क्या बचा है मेरे पास 45/2, ठीक है। क्या हमारे विकल्प में 45/2 है? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हमको दशमलव में बदलना पड़ेगा। दशमलव बदलेंगे 2 दून 4, 2 दून 4, 2 5 10, 22.5, तो ये क्या हो गया आपका विकल्प नंबर ए हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। कैसे हुआ, हो गया स्पष्ट, कैसे किया, उसने बोला 3.2 मीटर को सेंटीमीटर, तो पहले तो मीटर और सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, या तो इसको मीटर में करो या इसको सेंटीमीटर में करो, ठीक है। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम क्या कर देते हैं 100 से उसमें भाग लगा देते हैं, ठीक है।
और फिर प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यंजकों का सरलीकरण है। ठीक है, व्यंजकों के सरलीकरण में उसने दे रखा है एक लाइन ऊपर बार वाला। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, तो इस लाइन को हल करेंगे सबसे पहले। 8 + 2 के ऊपर जो लाइन दिख रही है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम यूँ तो छोटा कोष्ठक करते हैं, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। लेकिन अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसी लाइन खींची है मतलब बार है तो हमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो बताओ 40 का 3 तो ऐसा ही रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्लस 8 और 2 कितना हो गया 10, फिर गुणा 4/2। अब किसका नंबर है, छोटा कोष्ठक का। 4×3 = 12, 120 + 10 × 4/2। अब किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे हम। ठीक है, तो 120 + 10 गुणित भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2। 120 + 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, 120 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140। विकल्प नंबर सी। ठीक है, ये बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने, विकल्प नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, ये अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर लाइन है तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोष्ठक को हल करते हैं। हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न देखो, प्रश्न तो आपके वही रहेंगे, बस परीक्षा में घुमा के आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये जो हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रही है इसके अंतर्गत घुमा के ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम वही सवालों को हल करते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी वाला बिल्कुल सवाल वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही सूत्र होता है, पर वो बार बार उस सवाल को घुमा देता है। ठीक है, कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देता है तो कभी पुल की लंबाई दे देगा, कभी रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा, कभी चाल पूछेगा तो कभी समय पूछेगा, बस यही प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए क्या है अगला प्रश्न 16 कि एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, ए व बी दोनों मिला के उस काम को अगर भी करेंगे तो 4 दिन में करेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। देखो ए व्यक्ति अकेला है, वो 12 दिन में करता है, और दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा काम, 4 दिन में हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मतलब 4 से तो ज़्यादा दिन में ही करेगा, क्योंकि दोनों मिलके उसको काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो इससे तो ज़्यादा दिन में ही करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो, ठीक है, मान लो बी 100 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ए के 1 दिन का काम 1/12 प्लस बी के एक दिन का काम 1/100 बराबर दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। बस इस 100 को ऐसा ही रखना है, इस 12 को उधर ले जाना उठा के। ठीक है, 1/12। ठीक है, एलसीएम आएगा तो 12, 4×3 = 12, 3 - 1 बराबर 1/100। ठीक है, तो 1/100 बराबर 3 में से गए तो 2/12 काटेंगे, 2 × 2 = 2 × 12, इस 100 को उधर ले जाएंगे तो 100 बराबर आ गया 6। ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करता है। यदि आपके सामने 2 व्यक्ति हैं और दोनों के काम अलग अलग है और पूछा है कि ये कितने दिन में करेगा, तो इनको ऐसे बटे में लिख के इनको क्या कर लेना, इनका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो कितना आ गया, 6 दिन आ गया। विकल्प नंबर ए। ठीक है, जिन लोगों ने विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ही करना है, बहुत ही आसान है, गुणा करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल रखा, अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसमें एक बार देख लेना कि कहीं जीरो तो नहीं रखा है बीच में, क्योंकि आपके सवाल में कहीं पे जीरो नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल गुणा करना पड़ेगा इन सवालों में। ठीक है, करिए गुणा। हो गया। ठीक है, करना है, जल्दी करना, इतना टाइम नहीं है। 831 में पहले 4 से जो उत्तर है उसमें 32 से। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ, विकल्प नंबर ए आएगा आंसर। ठीक है, आपको इसका हल करना है और विकल्प नंबर ए लाना है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सही 4 विकल्प आपको दे रखा है और बोला है कि सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है कि चारों विकल्पों को पढ़ना है और जो सही है उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, 40 × 3 बराबर 110 + 10। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो 4×3 = 12, 120
और 110 में 10 को जोड़ेंगे तो 120, तो ये सही हो गया। 120 बराबर 120 ही होता है, मतलब पहला विकल्प तो हमारा सही है। दूसरा क्या दे रखा उसने, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। बिल्कुल, जो अभाज्य संख्या होती है, जो प्राइम नंबर होता है, उनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो विकल्प नंबर 2 भी हमारा सही है। फिर तीसरा क्या बोला है, 19 की घात 2, क्या 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है, तो विकल्प नंबर 3। मतलब हमारे जो तीनों विकल्प है वो तीनों सही है, पर हमारे सवाल ने बोला है कि सही विकल्प चुनना है, पर तीनों ही विकल्प सही है। वो चौथा विकल्प दे रखा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब होता है कि जो ऊपर जो 3 विकल्प दे रखे हैं क्या वो तीनों सही है। अगर आपके तीनों सही है तो आपको विकल्प नंबर डी लगा देना है। ठीक है, हो गया स्पष्ट, क्योंकि इसमें तीनों है। ये 120 बराबर 120 होता है। दूसरा अभाज्य संख्याओं का मसपा 1 होता है और 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। तो आपके तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न, 3000 का 4 से 1/2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। मैंने बोला है पहले भी, अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको सब लिख लेना है। पहले तो क्या दे रखा है उसने, मूलधन, ठीक है, मिश्र धन, ठीक, साधारण ब्याज, ठीक है, दर और समय, ये 5 बातें लिख लेना। ऐसा कोई सवाल है, अब सवाल को पढ़ना। जब भी साधारण ब्याज का नाम सुने तो ऐसा लिख लेना। क्या दे रखी उसने, दर दे रखी 4 से 1/2%। मिश्र भिन्न तो विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 चौक 8 और 1 9/2%। ठीक है, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, ये भी ठीक है। आगे क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना, 3000 रुपये। पूछा क्या उसने, मिश्रधन। देखो हमारे पास दर है, समय है और मूलधन, तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में क्या हो जाएगा 100। तो मूलधन कितना हमारे पास 3000 रुपये हैं। ठीक है, दर कितनी हो गई 9/2। ठीक है, समय कितना हो गया 2। देखो ये जो बटे वाले संख्या है ना, ये इसके बटे में चली जाएगी। ठीक है, सुन लेना, मैंने दर को कैसे लिखा है, 9/2 को देख लेना। ये जो बटे वाली संख्या है 9/2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 गुणा करेंगे, 9 27, 270 रुपये इसको ब्याज मिलेगा। पर हमारे सवाल ने साधारण ब्याज नहीं पूछा है कि 270 रुपये आ गया, उसने पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा। हमें पता है कि जब भी हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, मिश्र धन। तो 3000 में 270 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3270 रुपये। विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। हो गया स्पष्ट। देखो जब भी साधारण ब्याज का आए आपको इन 5 चीज़ों को लिख लेना और फिर सूत्र लगा देना। ठीक है, इससे ज़्यादा कठिन और नहीं आएगा आपकी परीक्षा में साधारण ब्याज से। ठीक है, 20वां सवाल। अब 20वां सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसको जो है दशमलव में बताना है, किसका जो मान होता वो दशमलव में क्या हुआ। ठीक है, इसको दशमलव में आपको बदल के बताना है। ठीक है, इसका मान बताओ दशमलव में। 8 से 1/4% बराबर है, यही प्रश्न आपका। ठीक है, 8 से 1/4% बराबर है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रश्न है। अब आपको इसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में कैसे बदलेंगे, पहले तो मिश्र भिन्न दे रखी तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32 और 1 33, 33/4%। क्योंकि देखो प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। 4 गुणित 100 यही है, तो कितना हो जाएगा 33/400। कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, तो हम क्या करेंगे 400 से भाग लगाएंगे किस में, 33 में। चलो भाग नहीं है उसकी 0. ठीक है, ये ठीक है। अब हमने जब इसको 1 0 लगा दी तो भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एक और 0 बढ़ा देंगे। अब भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, कितना आ रहा है 0 0, 2 में से 1 गया। ठीक है, फिर 4 दूना 8, 800। ठीक है, फिर कितना बचेगा 200, फिर 4 5 20, कितना आ गया 0.825, 0.825। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.825। ठीक है, तो ये
आज के जो 20 सवाल है वो हमारे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और कमेंट बॉक्स में आपको 20 में से कितने आपके सही निकले वो बताना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है उनको लाइक कर लेना है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो हम हमारी जो सीरीज है इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती। ठीक है, और हम ऐसे ही प्रश्नों पे चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो परीक्षा होगी 30 अप्रैल को, वहाँ तक ऐसे ही हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।